हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में पढ़ाई करेंगे लंब व लंब समद्विभाजक की रचना करना। फिर क्लास 7 में किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना के बारे में समझेंगे। उसके बाद क्लास 8 में समझेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण और आयत चित्र के बारे में। और अंत में सुनेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण संदेश को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। इस शहर के बासिंदों में कईयों की भूख कचरे में पलती है। अजीब तब लगता है जब आने वाला कल आज के कचरे में अपना वजूद तलाशता है। क्या हर दिन यह भूख की लड़ाई यूं ही चलेगी? थमेगी, यह जद्दोजहद ज़रूर थमेगी। मेरा यह शहर अब भूखा नहीं सोएगा। फुटपाथ की ज़िंदगी को समझने के लिए मैंने उनसे बातें की, उन्हें करीब से समझा। भूख के बारे में क्या आश्चर्य, यह तो बेसहारों की भी लगती है और कलम चलाने वालों को भी। और बस कदम हमारे ठहर नहीं सकते थे। ये पहली पहल होटल के खाने से उनकी भूख मिटाने की थी, जिनकी ज़िंदगी ने सड़कों पर पनाह लिया, जिनकी रातें यूं ही कट जाती हैं खाली पेट, सड़क के बीच, स्टैंड के नीचे। भूख लोगों का अस्तित्व ही मिटा कर रख देती है। अब तक 274 दिन, 70 लोग और 95,200 रोटियां खिलाकर मैंने कई भूखों को मात दिया है। मैं ऋषिकेश नारायण, हम लोग युवाओं की टीम पटना में रोटी बैंक पिछले 15 जून 2017 से संचालित कर रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन सामाजिक सहयोग से लगभग 60-70 वैसे ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया कराते हैं जो खुद से अपने खाना का साधन नहीं जुटा पाते हैं। हम लोग हर दिन समाज के लोगों से, जो लोग ऐसे लोगों के लिए अपने घरों से खाना देना चाहते हैं या वे अपने माध्यम से किसी होटल से या किसी अन्य जगह से खाना देना चाहते हैं, उनके यहाँ से भी खाना कलेक्ट करके और इन लोगों तक मुहैया कराते हैं। कई सूखे होठ और मुरझाए चेहरों को मेरी यह कोशिश एक मुस्कुराहट देती है, और दुआ तो मानो उनकी आंखों से छलकती हो। अनतलाशती आंखों में भूख से लाचार हर शरीर को सुकून का एक निवाला देने के बाद मुझे अंदर से खुशी होती है, जो मेरे कदम को और मजबूत और सशक्त बनाती है। 8-9 महीना से इन्होंने खाना देते हैं, बहुत अच्छा बात है। हम लोग कभी कभी खाते थे और कभी ऐसे भी सो जाते थे। जब से खाना देने लगे हैं तब से बहुत परेशानी दूर हो गई। Yes, I am the change. I am change. Yes, I am the change. आज हम सीखेंगे लंब और लंब समद्विभाजक क्या है तथा इन्हें खींचने की कुछ विधियां। सबसे पहले हम समझेंगे लंब क्या है। जब दो रेखाएं जैसे M और N एक दूसरे को समकोण बनाती हुई यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हुई प्रतिच्छेद
यानी इंटरसेक्ट करती है तो हम कहते हैं कि वे एक दूसरे पर लंब यानी परपेंडिकुलर है। इसे हम इस प्रकार या इस प्रकार दर्शाते हैं। अब यहाँ देखिए, यह रेखा N रेखा M पर लंब तो है, लेकिन यह रेखा M को दो बराबर भागों में भी बांट रही है, यानी कि लंब रेखा N रेखा M के मध्य बिंदु से जा रही है। हम कहते हैं कि रेखा N रेखा M का लंब समद्विय भाजक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक आयताकार कागज यानी रेक्टेंगुलर पेपर है। हम इसे लंबाई की ओर बीच में से मोड़ेंगे और मोड़ का निशान बनाएंगे। मान लीजिए मोड़ का निशान रेखाखंड AB है। फिर हम इसे अन्य दिशा में बीच में से मोड़ेंगे और मोड़ का निशान बनाएंगे। मान लीजिए मोड़ का निशान PQ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों रेखाखंड परस्पर लंब है, साथ ही साथ वे एक दूसरे के मध्य बिंदु से होकर जाते हैं। इसलिए रेखाखंड AB रेखाखंड PQ का लंब समद्विभाजक है। इसी तरह रेखाखंड PQ भी रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। चलिए अब जानते हैं दी हुई रेखा पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरता लंब खींचने की मजेदार विधियां। यहाँ एक कागज है जिस पर एक रेखा M बनाई गई है। हमें इस रेखा पर स्थित बिंदु P से होती हुई लंब रेखा खींचनी है। इसके लिए हम कागज को इस प्रकार मोड़ेंगे कि मोड़ का निशान बिंदु P से होकर जाए और रेखा M का एक भाग दूसरे भाग को ढक ले। अब अगर हम कागज को खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि मोड़ का निशान P से होकर गुजरता है, साथ ही साथ वह रेखा P पर लंब भी है। यानी कि हमने दी रेखा पर स्थित बिंदु से होकर गुजरता हुआ लंब खींच लिया है। क्या हम रूलर और सेट स्क्वायर के प्रयोग से भी दी हुई रेखा पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरता लंब खींच सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसकी विधि निम्न प्रकार है। पहला चरण, मान लीजिए हमें रेखा M दी गई है जिस पर बिंदु P अंकित है। दूसरा चरण, रूलर के किनारे को हम रेखा M के अनुदिश रखेंगे। तीसरा चरण, फिर हम सेट स्क्वायर का समकोण बनाने वाला कोई एक किनारा रूलर के किनारे के अनुदिश रखेंगे। चौथा चरण, अब हम सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश तब तक सरकाएंगे जब तक कि सेट स्क्वायर का समकोण बनाने वाला कोना बिंदु P पर ना आ जाए। पांचवा चरण, सेट स्क्वायर को इस स्थान पर निश्चित रखकर हम रेखाखंड PQ खींचेंगे। रेखाखंड PQ रेखा M पर लंब है, जिसे हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। हम इस लंब को रूलर के प्रयोग से बढ़ा सकते हैं। आज हमने सीखा लंब और लंब समद्विभाजक क्या है तथा इन्हें खींचने की कुछ विधियां। अगले वीडियो में हम सीखेंगे रूलर और प्रकार के प्रयोग से लंब और लंब समद्विभाजक कैसे खींचे जा सकते हैं। आज हम सीखेंगे रूलर और प्रकार के प्रयोग से लंब और लंब समद्विभाजक कैसे खींचे जा सकते हैं। दी हुई रेखा पर स्थित किसी बिंदु से होकर गुजरता लंब खींचने के लिए ज्यामिति में अक्सर रूलर और प्रकार का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसकी विधि समझे। पहला चरण, मान लीजिए हमें रेखा M दी गई है जिस पर बिंदु P अंकित है। दूसरा चरण, हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे। इसका नुकीला सिरा P पर रखेंगे, यानी कि P को केंद्र मानेंगे और रेखा M को बिंदु E और F पर काटता चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, फिर हम प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखेंगे और EP से अधिक दूरी प्रकार में लेकर चाप खींचेंगे। प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम F से चाप खींचेंगे जो E से बनाए चाप को बिंदु Q पर काटे। चौथा चरण, अब हम बिंदु P और बिंदु Q से होकर गुजरती रेखा PQ खींचेंगे। रेखा PQ रेखा M पर लंब है। अब यहाँ देखिए, यहाँ रेखा L दी गई है और बिंदु A दिया गया है जो रेखा पर नहीं है। जरा सोचिए, हम इस बिंदु से रेखा पर लंब कैसे बना सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। लंब खींचने के लिए
यहाँ हम रूलर और प्रकार का प्रयोग करेंगे। पहला चरण, हमें रेखा L दी गई है जिसके बाहर बिंदु A है। दूसरा चरण, A को केंद्र मानकर हम सुविधाजनक त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो रेखा L को बिंदु S और T पर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम बिंदु S और T से बिंदु A के दूसरे तरफ एक दूसरे को काटते चाप खींचेंगे। इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है B। चौथा चरण, अब हम बिंदु A और B से जाती हुई रेखा खींचेंगे। यहाँ रेखा AB रेखा L पर लंब है। अब चलिए जानते हैं एक रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएं। रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक खींचने के लिए हम रूलर और प्रकार का प्रयोग करेंगे। पहला चरण, मान लीजिए हमें रेखाखंड AB दिया गया है और हमें इसका लंब समद्वि भाजक खींचना है। दूसरा चरण, हम प्रकार का नुकीला सिरा A पर रखेंगे और प्रकार को रेखाखंड AB के आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। इस दूरी के साथ हम AB के दोनों तरफ चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम उसका नुकीला सिरा B पर रखेंगे और पहले चापों को बिंदु J और K पर काटते चाप खींचेंगे। चौथा चरण, अब हम J और K से जाती हुई रेखा JK खींचेंगे। यह रेखाखंड AB को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ AC और BC बराबर है, यानी कि रेखा JK रेखाखंड AB के दो बराबर भाग करती है। इसी तरह यह रेखा AB पर लंब भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राप्त रेखा JK रेखाखंड AB का लंब समद्वि भाजक है। याद रहे कि प्रकार को आप आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। यदि आप प्रकार को आधे से कम दूरी के लिए खोलेंगे तो चाप आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। आज हमने सीखा रूलर और प्रकार के प्रयोग से लंब और लंब समद्वि भाजक कैसे खींचे जा सकते हैं। अगले वीडियो में लंब और लंब समद्वि भाजक के कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे रेखाखंड पर लंब और लंब समद्वि भाजक बनाने के उदाहरण। दर्शाई गई आकृति में बिंदु O रेखा A पर स्थित नहीं है। बिंदु O से रेखा A पर लंब खींचिए। हमें रूलर और सेट स्क्वायर के इस्तेमाल से बिंदु O से होकर जाने वाली एक लंब रेखाखंड ON खींचनी है। इसके लिए हम सेट स्क्वायर के समकोण यानी राइट एंगल का एक किनारा रेखा A के अनुदिश में समायोजित यानी एडजस्ट करेंगे। अब हम सेट स्क्वायर के समकोण के सम्मुख किनारे पर रूलर रखेंगे। इसके बाद हम रूलर को कसकर पकड़कर सेट स्क्वायर को रूलर के अनुदिश सरकाएंगे, जिससे कि बिंदु O सेट स्क्वायर के समकोण वाले किनारे को स्पर्श करे। अब हम बिंदु O से सेट स्क्वायर के किनारे के अनुदिश से होता हुआ एक रेखाखंड खींचेंगे। ये रेखाखंड रेखा A को बिंदु N पर काटता है। रेखाखंड ON रेखा A पर लंब रेखाखंड है। अगला उदाहरण, 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड ON क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रेखा L के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। रूलर और प्रकार के प्रयोग से रेखाखंड ON पर लंब खींचिए जो बिंदु N से होकर गुजरता है। सबसे पहले हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे और इस पर बिंदु O लेंगे। चांदे को बिंदु O पर सही रूप से रखकर हम 30 डिग्री के चिन्ह के सम्मुख निशान बनाएंगे। फिर हम O से शुरू होती हुई और इस निशान से जाती हुई किरण खींचेंगे। फिर हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी लेंगे। प्रकार का नुकीला सिरा O पर रखकर इस किरण को काटता चाप खींचेंगे। प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु को हम N नाम देंगे। इस तरह हमने रेखाखंड ON बना लिया है जो क्षैतिज रेखा L के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब चलिए रूलर और प्रकार के प्रयोग से रेखाखंड ON पर लंब प्राप्त करें जो बिंदु N से गुजरता है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहला चरण, हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे। इसका नुकीला सिरा N पर रखेंगे, यानी कि N को केंद्र मानेंगे
और किरण ON को बिंदु E और F पर काटता चाप खींचेंगे। दूसरा चरण, फिर हम प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखेंगे और EN से अधिक दूरी प्रकार में लेकर किरण के किसी एक तरफ चाप खींचेंगे। प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना हम F से एक और चाप खींचेंगे जो E से बनाई चाप को बिंदु Q पर काटे। तीसरा चरण, अब हम बिंदु N और बिंदु Q से होकर गुजरती रेखा NQ खींचेंगे। रेखा NQ रेखा ON पर लंब है। अगला उदाहरण, 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड PQ खींचकर रूलर और प्रकार की सहायता से लंबसमद्वि भाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए। पहला चरण, 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड PQ खींचे। दूसरा चरण, प्रकार का नुकीला सिरा P पर रखकर प्रकार को रेखाखंड PQ के आधे से अधिक दूरी के लिए खोलिए। इस दूरी के साथ रेखाखंड PQ के दोनों तरफ चाप खींचे। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी में परिवर्तन किए बिना उसका नुकीला सिरा Q पर रखें और पहले चापों को बिंदु R और S पर काटते चाप खींचे। चौथा चरण, अब हम R और S से जाती हुई रेखा RS खींचेंगे जो रेखाखंड PQ को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करेगी। रेखा RS रेखाखंड PQ पर लंबसमद्वि भाजक है। तो आज हमने देखे रेखाखंड पर लंब और लंबसमद्वि भाजक बनाने के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ गलतियां देखेंगे। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें, सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें, लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले
और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। आज हम सीखेंगे किसी ठोस के भागों को देखने की विभिन्न विधियों के बारे में। हमारे आसपास कई ठोस यानी सॉलिड्स होते हैं, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम कोन, गेंद, पिरामिड इत्यादि। इन ठोसों की रचना माप और आकार के अनुरूप अलग अलग भागों से की जाती है। जैसे एक घनाभ यानी क्यूबॉइड कई सारे आयताकार पृष्ठों से मिलकर बनाया जा सकता है। आज हम उन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी सहायता से हम किसी ठोस के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। किसी वस्तुओं के भागों को देखने की एक मजेदार विधि है उसे काटना यानी कटिंग। चलिए इसे एक क्रियाकलाप से समझें। एक बेलन यानी सिलेंडर के आकार की सब्जी लीजिए, जैसे एक ककड़ी या लौकी। इसे काटने के लिए एक चाकू भी लीजिए। इस गतिविधि के लिए आप बेलन के आकार का मिट्टी का मॉडल भी बना सकते हैं। इनमें से किसी एक वस्तु को लेकर इसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप से काटिए। आप सावधानी से इसके पतले टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ प्रत्येक टुकड़ा वृत्ताकार यानी सर्कुलर है। हम कह सकते हैं कि एक बेलन कई सारे वृत्ताकार फलकों यानी फेसेस से बना है जिन्हें समान अक्ष पर रखा गया है। हम इस वृत्ताकार फलक को बेलन का एक अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यदि कटाव ऊर्ध्वाधर नहीं होगा तब हमें अलग आकार का फलक प्राप्त होगा। आप अलग अलग प्रकार से काटकर अनुप्रस्थ कांटों के रफ आकार खींच सकते हैं। किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने की एक अन्य विधि है कि एक ठोस यानी 3D आकार की समतल छाया यानी 2D छाया देखी जाए। चलिए इसे भी एक मजेदार क्रियाकलाप से समझें। इसके लिए आपको प्रकाश के स्रोत, स्क्रीन और कुछ ठोस आकारों जैसे घन, घनाभ, गोला, बेलन, पिरामिड की आवश्यकता होगी। अब आप एक घन को लेकर इसे स्क्रीन के सामने रखिए। इस पर ठीक सामने से प्रकाश डालिए। आपको पर्दे पर इसकी छाया प्राप्त होगी। क्या आप बता सकते हैं छाया 2D है या 3D? सोचिए सोचिए। चूंकि छाया सिर्फ एक तल में स्थान घेर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि छाया की 2 विमाएं यानी डायमेंशंस है, यानी कि यह 2D आकार है। ध्यान से देखने पर हमें इसका आकार एक वर्ग के जैसा दिखाई देता है। इसी तरह यदि हम स्क्रीन नीचे रखें और घन को स्क्रीन के ठीक ऊपर दर्शाए प्रकार से रखें और ऊपर से प्रकाश डालें, तब भी हमें एक वर्गाकार छाया प्राप्त होगी। अब दर्शाई आकृति को देखिए। यहाँ एक शंकु यानी कोन पर सामने से प्रकाश डाला जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसी स्थिति में कौन से आकार की छाया बनेगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे स्क्रीन पर एक त्रिभुजाकार छाया बनेगी। इसी तरह यदि शंकु के ऊपर उसकी एक ओर से यानी पार्श्व रूप से प्रकाश डाला जाए तो स्क्रीन पर फिर से एक त्रिभुजाकार छाया बनेगी। इसी तरह यदि शंकु के ठीक ऊपर से प्रकाश डाला जाए और स्क्रीन नीचे रखी जाए
तो स्क्रीन पर एक वृत्ताकार छाया प्राप्त होती है। इसी तरह आप अलग अलग वस्तुओं की छाया का अभ्यास कीजिए और अपनी नोटबुक में रफ आकृतियां खींचिए। ठोसों के विभिन्न भागों को देखने की तीसरी विधि है इन्हें कुछ विशेष कोणों से देखा जाए। इसके अंतर्गत हम किसी ठोस को उसके सामने से यानी फ्रंट या उसकी एक ओर से यानी पार्श्व रूप से या उसके ठीक ऊपर से देखते हैं। फिर हम दिखाई देने वाले दृश्यों की आकृति खींचते हैं। जैसे इस आकृति को देखिए, सामने से देखने पर हमें सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू इस प्रकार प्राप्त होता है। इसी तरह पार्श्व रूप से देखने पर हमें इस प्रकार पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू प्राप्त होता है और ऊपर से देखने पर हमें इस प्रकार ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू प्राप्त होता है। हम घनों से बनी आकृतियों के लिए भी तीनों दृश्य खींच सकते हैं। जैसे इस ठोस के लिए सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य इस प्रकार खींचा जा सकता है। तो आज हमने सीखा किसी ठोस के भागों को देखने की विभिन्न विधियों के बारे में। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, यदि बच्चों को नीचे दर्शाए गए ठोस के दृश्य खींचने के लिए कहा जाए तो वे 2D में दृश्य खींचने के स्थान पर फिर से 3D में आकार खींचते हैं। ध्यान रहे, जब हम दृश्य खींचते हैं तो वे 2D आकार होते हैं, न कि 3D आकार के। इसलिए हम इस प्रकार सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू, पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू, ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू खींच सकते हैं। गलती 2, सामने का दृश्य खींचते समय वस्तु का सबसे सामने वाला फलक ही खींचना। अगर बच्चों को दर्शाए गए आकार के सामने का दृश्य बनाने के लिए कहा जाए तो यह दृश्य बनाते समय सिर्फ सबसे सामने दिखाई देने वाले घनों को ही ध्यान में लेते हैं। वे पीछे दिखाई देने वाले घन को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे उन्हें इस प्रकार का सामने का दृश्य प्राप्त होता है, जो कि एक गलत समझ है। सामने से देखने पर हमें जैसा आकार दिखाई देता है वैसा का वैसा सामने के दृश्य में आना आवश्यक है। आकार में सामने के दृश्य में सबसे सामने वाले हिस्से को और पीछे वाले हिस्से को भी सामने के दृश्य में लेना चाहिए। जैसे कि यह दर्शाए गए आकार में सामने के दृश्य में 4 घन दिख रहे हैं, इसलिए सामने का दृश्य बनाते समय हमें इस प्रकार 4 वर्ग बनाने चाहिए। इसे ध्यान में रखकर हम दी गई वस्तु का सामने का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। गलती 3, वस्तु के अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन को नजरअंदाज करना। बच्चे दर्शाए गए आकार का अभिविन्यास समझ नहीं पाते, इस कारण वे ऊपर का दृश्य गलती से उल्टा बनाते हैं। कुछ बच्चों को यदि दर्शाए गए आकार के ऊपर के दृश्य को बनाने के लिए कहा जाए तो वे इस प्रकार का दृश्य बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन यह दृश्य वस्तु को नीचे से देखने पर प्राप्त होगा, न कि ऊपर से देखने पर। इस तरह अक्सर बच्चे दृश्य का ठीक उल्टा आकार खींचते हैं, जो कि गलत है। दर्शाए गए त्रिविमीय आकार के ऊपर का दृश्य इस प्रकार दर्शाना सही है, न कि इस प्रकार। यह दर्शाए गए आकार के ऊपर के दृश्य में हमें 3 वर्ग ऊपर होने चाहिए और 1 वर्ग नीचे होना चाहिए। तो आज हमने देखी किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित कुछ गलतियां। आज हम देखेंगे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित उदाहरण। नीचे दर्शाए वर्गाकार पिरामिड यानी स्क्वायर पिरामिड को शीर्ष से दूर ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर कौन सा अनुप्रस्थ काट यानी
क्रॉस सेक्शन प्राप्त होगा। जब हम किसी त्रिविमीय आकार को किसी एक दिशा के अनुदिश काटते हैं तो इससे प्राप्त होने वाले फलक को हम उस त्रिविमीय आकार का अनुप्रस्थ काट कहते हैं। यदि हम वर्गाकार पिरामिड को शीर्ष से दूर ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो इससे हमें समलंब यानी ट्रेपीजियम के आकार का फलक प्राप्त होगा, यानी कि हमें वर्गाकार पिरामिड का समलंब के आकार का अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, एक त्रिविमीय आकार के सामने प्रकाशमय स्रोत रखा गया। इससे वृत्ताकार छाया यानी शैडो प्राप्त हुई, परंतु जब त्रिविमीय आकार पर पार्श्व रूप से प्रकाश को डाला गया तो आयताकार छाया प्राप्त हुई। इसी तरह ऊपर से प्रकाश डाला गया तब भी आयताकार छाया प्राप्त हुई। त्रिविमीय आकार की पहचान कीजिए। जब किसी त्रिविमीय आकार के सामने प्रकाशमय स्रोत रखा जाए तो हमें छाया प्राप्त होती है। प्राप्त छाया एक तल यानी प्लेन में होती है, अर्थात प्राप्त छाया द्विविमीय आकार यानी 2D शेप है। त्रिविमीय आकृति पर सामने से प्रकाश डालने पर एक वृत्ताकार छाया प्राप्त होती है। ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब त्रिविमीय आकार एक गोला यानी स्फीयर, एक बेलन यानी सिलेंडर या एक शंकु यानी कोन हो सकता है। जब इस आकृति पर पार्श्व रूप से प्रकाश डाला जाता है तो एक आयताकार छाया प्राप्त होती है। अगर हम गोला, बेलन या शंकु पर पार्श्व रूप से प्रकाश डालते हैं तो सिर्फ बेलन की आकृति से ही आयताकार छाया बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उदाहरण में एक बेलन की बात की गई है। इसे हम तीसरी स्थिति से सत्यापित कर सकते हैं। तीसरी स्थिति हमें बताती है कि जब त्रिविमीय आकार पर ऊपर से प्रकाश डाला जाता है तब भी एक आयताकार छाया प्राप्त होती है, जो कि बेलन के संदर्भ में सत्य है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए ठोस का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य प्राप्त कीजिए। किसी त्रिविमीय आकृति को सामने से देखने पर हमें सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का सामने का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। त्रिविमीय आकृति को पार्श्व रूप से देखने पर हमें इस प्रकार पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का पार्श्व दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। इसी तरह ऊपर से देखने पर हमें ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का ऊपर का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। यहाँ तीनों दृश्य एक जैसे हैं। तो आज हमने देखे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ गलतियां। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस, सीधे हाथ साबुन मल के, यू, उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम, मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए, अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन, नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। आज हम सीखेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण और आयत चित्र। दिशा ने अपनी कॉलोनी में रहने वाले 40 व्यक्तियों की आयु ज्ञात की, जिससे उसे इस प्रकार संख्याएं प्राप्त हुई। वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए एकत्रित किए गए संख्याओं के
ऐसे संग्रह आंकड़े यानी डेटा कहलाते हैं। यहाँ प्रत्येक संख्या एक प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन है। इन आंकड़ों से सूचना जैसे कितने लोगों की आयु 25 के ऊपर है ज्ञात करना आसान नहीं होता है। इसलिए हम आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप से संगठित यानी ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी बनाकर। लेकिन यहाँ ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रेक्षणों की संख्या बहुत बड़ी है और प्रत्येक प्रेक्षण को सारणी में दर्शाएंगे तो सारणी बहुत लंबी होगी। ऐसी स्थिति में हम प्रेक्षणों को विभिन्न समूहों में संगठित करते हैं। चूंकि यहाँ सबसे छोटा प्रेक्षण 5 है और सबसे बड़ा प्रेक्षण 68 है, यानी आंकड़ों का परिसर 5 से 68 तक है। इसलिए यहाँ हम प्रेक्षणों के 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि इस प्रकार समूह यानी ग्रुप बनाएंगे। प्रत्येक समूह को हम एक वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल या संक्षेप में वर्ग यानी क्लास कहते हैं। प्रत्येक वर्ग अंतराल की एक निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट और ऊपरी या उच्च वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट होती है। जैसे 0 से 10 में 0 निम्न वर्ग सीमा और 10 उच्च वर्ग सीमा है। किसी वर्ग अंतराल के उच्च वर्ग सीमा से निम्न वर्ग सीमा को घटाकर हमें इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात होता है, जो उस वर्ग अंतराल की चौड़ाई यानी विड्थ या माप यानी साइज दर्शाता है। जैसे वर्ग अंतराल 0 से 10 की चौड़ाई या माप है 10-0 बराबर 10। इसी तरह वर्ग अंतराल 20 से 30 की माप भी होगी 30-20 बराबर 10। इसी तरह यहाँ सभी वर्ग अंतरालों की माप 10 है। अब हम संख्याओं को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके सारणी में प्रस्तुत करते जाएंगे। यहाँ प्रेक्षण 5 वर्ग अंतराल 0 से 10 में सम्मिलित है, इसलिए हम 0 से 10 की पंक्ति में एक मिलान चिन्ह बनाकर इसे सारणी में प्रस्तुत करेंगे। अब चलिए प्रेक्षण 10 की बात करते हैं। हम देखते हैं कि 10 वर्ग अंतराल 0 से 10 और 10 से 20 दोनों में सम्मिलित है, लेकिन एक प्रेक्षण केवल एक ही वर्ग अंतराल में सम्मिलित हो सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हम एक नियम अपनाते हैं कि उभयनिष्ठ प्रेक्षणों को उच्चतर वर्ग अंतराल में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे यहाँ हम 10 को उच्चतर वर्ग अंतराल 10 से 20 में सम्मिलित करेंगे और इसके लिए मिलान चिन्ह बनाएंगे। तो बताइए प्रेक्षण 40 कौन से वर्ग अंतराल में सम्मिलित होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह वर्ग अंतराल 40 से 50 में सम्मिलित होगा, 30 से 40 में नहीं। इसलिए हम 40 को प्रस्तुत करने के लिए वर्ग अंतराल 40 से 50 में मिलान चिन्ह बनाएंगे। इसी तरह हम सभी आंकड़ों को मिलान चिन्हों के प्रयोग से सारणी में प्रस्तुत करेंगे। अब यहाँ देखिए, वर्ग अंतराल 0 से 10 के लिए 2 मिलान चिन्ह बनाए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इससे आपको क्या ज्ञात होता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ये 2 मिलान चिन्ह प्रेक्षण 5 और प्रेक्षण 8 को दर्शाते हैं। इस तरह से यहाँ संख्या 2 वर्ग अंतराल 0 से 10 में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या बताती है, यानी कि ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु 0 और 10 के बीच है। इसे हम वर्ग अंतराल 0 से 10 की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरह आप इस प्रकार से इन सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारता लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारता का योग 40 है
जो कि प्रेक्षणों की संख्या के बराबर है। इस प्रकार यह सारणी पूर्ण हुई। यह एक बारंबारता बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। चूंकि हमने प्रस्तुत आंकड़ों को वर्गीकृत किया है, इसलिए अब इन्हें हम वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप्ड डेटा कहते हैं और प्राप्त बंटन को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस सारणी से हम इस प्रकार आलेख खींच सकते हैं। इस आलेख में क्षैतिज अक्ष पर वर्ग अंतरालों को दर्शाया गया है, जैसे 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि। इसी तरह ऊर्ध्वाधर अक्ष पर व्यक्तियों की संख्या दर्शाई है। इसे दर्शाने के लिए 1 इकाई बराबर 2 व्यक्ति यह पैमाना यानी स्केल लिया गया है। किसी वर्ग अंतराल पर खींचे गए आयत या दंड की लंबाई हमें बताती है कि उस वर्ग अंतराल में कितने प्रेक्षण आते हैं। किसी वर्ग अंतराल में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या उस वर्ग अंतराल की बारंबारता कहलाती है। जैसे यहाँ वर्ग अंतराल 20 से 30 की बारंबारता 6 है। बारंबारता दर्शाने के लिए खींचे गए दंडों की चौड़ाई समान है एवं निकट के 2 दंडों में कोई भी रिक्तता या दूरी नहीं है। आंकड़ों के इस प्रकार निरूपण को एक आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम कहा जाता है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे हम और अच्छे से जानेंगे। तो आज हमने सीखा आंकड़ों का वर्गीकरण और आयत चित्र। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। आज हम देखेंगे आंकड़ों के वर्गीकरण और आयत चित्र से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। नृत्य प्रतियोगिता में 38 प्रतियोगियों का 50 में से स्कोर निम्नलिखित है। इन्हें एक बारंबारता बंटन सारणी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रस्तुत कीजिए एवं वर्गीकृत आंकड़ों यानी ग्रुप्ड डेटा को आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम द्वारा निरूपित कीजिए। बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए हम 3 स्तंभ बनाएंगे। पहले स्तंभ में स्कोर के वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल दर्शाएंगे। दूसरे स्तंभ में मिलान चिन्ह यानी टेलीमार्क्स और तीसरे स्तंभ में प्रतियोगियों की संख्या दर्शाएंगे जो वर्ग अंतराल की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दर्शाएगी। अब हम वर्ग अंतराल चुनेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमें वर्ग अंतराल क्या लेना होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि सबसे छोटा प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन 21 है तथा सबसे बड़ा प्रेक्षण 48 है। इसलिए हमें वर्ग अंतराल इस प्रकार बनाने होंगे कि हम इन संख्याओं को प्रस्तुत कर पाए। जैसे यहाँ हम इस प्रकार वर्ग अंतराल बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्ग माप यानी क्लास साइज समान है। आप इस प्रकार भी वर्ग अंतराल बना सकते हैं, लेकिन पहली स्थिति से हमें अधिक स्पष्ट रूप से सूचना प्राप्त हो सकती है। फिर हम एक एक करके स्कोर देखते जाएंगे और उसे उचित वर्ग अंतराल में मिलान चिन्ह के प्रयोग से प्रस्तुत करते जाएंगे। यहाँ 25 इन 2 वर्ग अंतरालों में सम्मिलित है। ध्यान रहे, उभयनिष्ठ प्रेक्षण हमेशा उच्चतर वर्ग अंतराल में सम्मिलित होगा। इसलिए 25 को हम वर्ग अंतराल 25 से 30 में निरूपित करेंगे। इस प्रकार हम सभी संख्याओं के लिए मिलान चिन्ह बना लेंगे। इसके बाद हम मिलान चिन्हों की गिनती करेंगे, जिससे हमें वर्ग अंतराल की बारंबारता ज्ञात होगी। इसे हम तीसरे स्तंभ में अंकित करेंगे। इस प्रकार हमने बारंबारता बंटन सारणी बना ली है।
चलिए अब बारंबारता बंटन सारणी की सहायता से एक आयत चित्र खींचते हैं। कागज पर दो परस्पर लंब रेखाएं खींचे। क्षैतिज रेखा x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष है। हम x अक्ष पर स्कोर दर्शाएंगे। यहाँ हम इस प्रकार निकुंज यानी किंक का चिन्ह बनाकर यह दर्शाते हैं कि हम 0 से 20 तक की संख्याएं नहीं दर्शा रहे हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ग अंतराल के उच्च वर्ग सीमा यानी अपर क्लास लिमिट और निम्न वर्ग सीमा यानी लोअर क्लास लिमिट में अंतर यानी कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की चौड़ाई यानी विड्थ या माप यानी साइज समान है। इसलिए हम क्षैतिज अक्ष पर समान दूरी रखते हुए वर्ग अंतराल अंकित करेंगे। इसी प्रकार हम 1 इकाई बराबर 2 प्रतियोगी पैमाना लेकर y अक्ष पर बारंबारता यानी प्रतियोगियों की संख्या दर्शाएंगे। बारंबारता बंटन सारणी में सबसे बड़ी बारंबारता 10 है। इसलिए हम y अक्ष पर प्रतियोगियों की संख्या इससे 1 इकाई अधिक यानी कि 12 पर समाप्त कर सकते हैं। अब हम प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता दंडों की लंबाई के रूप में दर्शाएंगे। जैसे वर्ग अंतराल 20 से 25 की बारंबारता दर्शाने के लिए एक दंड खींचेंगे जिसकी लंबाई से 7 प्रतियोगियों को निरूपित करेंगे। इसी तरह हम सभी वर्ग अंतरालों की बारंबारता दर्शाएंगे। ध्यान रहे दंडों की चौड़ाई हम समान रखेंगे तथा दंडों के बीच कोई भी दूरी नहीं रखेंगे। इससे हमें आयत चित्र प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, दर्शाए गए आयत चित्र को पढ़कर ज्ञात कीजिए। यह आयत चित्र क्या सूचना प्रदर्शित करता है? दर्शाए गए आयत चित्र में कक्षा 8वीं के कितने विद्यार्थी कितने घंटे पढ़ाई में व्यतीत करते हैं यह दर्शाया गया है। 4 या 4 से अधिक घंटे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 वर्ग अंतराल 4 से 6 और 6 से 8 उन विद्यार्थियों की संख्या निरूपित करते हैं जो 4 घंटों से अधिक घंटे पढ़ाई करते हैं। वर्ग अंतराल 4 से 6 और इसकी लंबाई को देखकर पता चलता है कि ऐसे 20 विद्यार्थी हैं जो 4 या इससे अधिक लेकिन 6 से कम घंटे पढ़ाई करते हैं। इसी तरह वर्ग अंतराल 6 से 8 और इसकी लंबाई से पता चलता है कि ऐसे 5 विद्यार्थी हैं जो 6 या इससे अधिक लेकिन 8 से कम घंटे पढ़ाई करते हैं। इस तरह से 4 या 4 से अधिक घंटे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20-5 बराबर 25 है। तो आज हमने आंकड़ों के वर्गीकरण और आयत चित्र से संबंधित कुछ उदाहरण देखे। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़ी मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां देखेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे।
तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। साली अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ पा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते।